बच्चे इतने सारे बैठे हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारा ये बच्चे ही है। इन बच्चों को पता ही नहीं बेचारों को कि बिना खाद और बिना दवाई के खेती हो भी सकती है। क्योंकि हमारी जनरेशन ने तो शायद कहीं ना कहीं देखा हुआ है, चाहे ननिहाल में देखा हो या हमारे पूर्वजों के घर पे देखा हो कि हाँ होती थी, गोबर और गोमूत्र से, गाय के गोबर से खेती होती थी। लेकिन इन बेचारा बच्चों को तो पता ही नहीं है। तो इनको तो वही पता है जो इनके ब्रेन में हमने फिट डाला है। हमने मतलब हमारी जनरेशन ने। तो उस जनरेशन, उस हरित क्रांति का उस टाइम पर आना जरूरी था। जैसा कि ढाका जी ने बताया, फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरत थी। उस वक्त हम लोग भूखे मर रहे थे हिंदुस्तान में, और पूरा खाना इंपोर्ट करना पड़ रहा था। और जिस स्पीड से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी, उस स्पीड से सबको, सरकार को भी नज़र आ रहा था, सभी बुद्धिजीवियों को भी नज़र आ रहा था कि हमारा यहाँ फूड का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और उस वक्त उनको वही समझ में आया और उन्होंने उस चीज़ को लेके आए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि हर दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो उन रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स का जो साइड इफ़ेक्ट है वो अब 60-70 सालों में जाकर के अब दिखने लगा है। क्यों? क्योंकि ज़मीन की इम्यूनिटी वीक होती जा रही है उसकी वजह से। जैसा कि अभी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जीवाणु मर गए उसकी वजह से, ऐसा साइंस है पूरा उसका। तो उसकी वजह से ज़मीन की इम्यूनिटी वीक हो रही है, उसकी वजह से प्लांट की इम्यूनिटी वीक हो रही है, और उन प्लांट पे लगने वाले फल, अनाज और सब्जियों से हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो रही है। तो आप देखेंगे कि जो जितना बड़ा आदमी है और जो जितनी सुविधाओं में रह रहा है वो उतना ज़्यादा बीमार होता है। लेकिन जो व्यक्ति बेसिक को आज भी फॉलो कर रहा है वो व्यक्ति की इम्यूनिटी आज भी हाई है। लेकिन ये जाने अनजाने में हो रहा, हम चाह के नहीं कर रहे हैं। हमारी बहनें जो है यहाँ जितनी भी बहनें बेटी, ये सब बहनें चाहती हैं कि इनका परिवार पूरा कुशल मंगल रहे, बीमारी फ्री रहे। और इसके लिए बेचारी सुबह 5 बजे से उठ करके तो रात तक जी तोड़ मेहनत करती है और हम लोगों को अच्छे बेस्ट से बेस्ट सर्व करने की कोशिश करती है। लेकिन अनजान वो भी है कि वो जो कोशिश कर रही है वो कोशिश भी अधूरी है। क्यों? क्योंकि लेक ऑफ नॉलेज। और इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम अगर हम करते रहेंगे तो उससे नॉलेज बढ़ेगा। तो हमारा पर्पज़ यही है, जैसे भी अभी मैंने मौसम मैडम को भी बोला, अपने सचिन शर्मा जी को भी बोला कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे इन फार्म होने के ऊपर नई जनरेशन के, नए स्कूल के बच्चे होना आए और हम उनको सबको लिटरेट करना चालू करें। तो वहाँ से इसकी अब शुरुआत होगी और आगे न पीछे हमको इस पे जाना पड़ेगा। वरना जो अभी महामारी गई 2-4 साल के अंदर हमने देखा, ऐसी महामारियाँ आगे भी आती रहेगी। सोचो, जो वायरस दिख भी नहीं रहा है उस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। और ऐसे करोड़ों असंख्य वायरस जो है इस पूरे एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं। आपको और हमको जो हमारी आंखों से जो चीज़ें दिख रही, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे पेड़ हो, पत्ती हो, कीट हो, पतंग हो, थलचर हो, जलचर हो, ये सब जो दिख रहा है ये मात्र 4% है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये केवल 4% है इस भगवान की बनाई हुई दुनिया का। बाकी 96% क्या है? बाकी 96% वो है जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो है। अभी हम जिस जमीन पे खड़े हैं, हमारे एक इस फुटप्रिंट के अंदर असंख्य, मतलब करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु है। मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर 800-900 करोड़ मानव की संख्या है, लेकिन 800-900 करोड़ केवल 2 ग्राम 3 ग्राम मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं। तो सोचो कि कितनी बड़ी दुनिया है। और दूसरा है ऊर्जा, एनर्जी। आप भी और हम भी सब समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी, अभी मोबाइल है, हम अमेरिका किसी को फ़ोन लगाते तो उसी आदमी को फ़ोन लगता है या उसी आदमी को हमारा वीडियो दिखता है जिसको हमने फ़ोन लगाया। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये उस सूक्ष्म दुनिया की वजह से हो रहा, उस एनर्जी की वजह से हो रहा है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी फूड से आती है, ठीक है। और वो फूड ही हम गलत खा रहे हैं अगर जाने अनजाने में, तो हमारी एनर्जी तो डाउन रहेगी ना। कैसे पहले का आदमी, महाराणा प्रताप 16 किलो का भाला चला रहते थे दिन भर युद्ध के अंदर, और आज 16 किलो तो छोड़ो, 1.5 किलो को भी हम थोड़ी देर, आधा घंटे ऐसे घुमा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एनर्जी खत्म होती जा रही है, हमारे अंदर ताकत खत्म होती जा रही है। और वो ताकत कब आएगी? जब हमको नेचुरल फूड मिलेगा, सारे 108 तत्व युक्त फूड हमको मिलेगा, तो ताकत अपने आप आएगी। आप अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी जो हिडन हंगर है वो हिडन हंगर जागेगी ही नहीं। पहले हम 2 टाइम खाना खाते थे, सुबह और शाम। हमारी जनरेशन के सब लोगों को पता है, हमको खाना ही 2 टाइम मिलता था, सुबह मिलता था और एक शाम को मिलता था। और बिल्कुल इतने एनर्जेटिक रहते थे, इतना पावरफुल रहते थे। आजकल के बच्चों को हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने को देना पड़ता है। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अभी हम जो खा रहे हैं उसमें उतने न्यूट्रिशन नहीं है कि उनकी बॉडी की डिमांड पूरी हो सके, इसलिए बेचारों को बार बार खाना पड़ता है।
और बेचारे भी इतने बदमाश हैं कि इनको बर्गर और पिज्जा में ज़्यादा मज़ा आता है, नूडल में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मम्मियाँ बोलती भी कि बेटा 2 पराठे खा ले तो नहीं खाएंगे, लेकिन नूडल बना देंगे तो खा लेंगे, या मैगी बना देंगे तो खा लेंगे। तो बच्चों वो चीज़ें और ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, वो भी कभी कभार खाएं शौक पूरा करने के लिए, लेकिन जो हेल्दी फूड हमारे घर पे दिया जाता है वो ज़्यादा खाएं। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रॉ फूड ज़्यादा खाएं। रॉ फूड के अंदर आते हैं फ्रूट्स, मतलब जो इंसान ने नहीं पकाया या किसी फैक्ट्री में नहीं बना वो खा लो। आप उठाओ और देखो कि ये प्रकृति ने दिया है या इंसान ने दिया है। अगर वो इंसान ने दिया है तो उसको कम खाओ, और प्रकृति ने दिया तो पेट भर के खाओ। तो सबसे सुबह से शुरुआत हमारी फ्रूट से हो जाना चाहिए, फिर सैलेड्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और जितने अच्छे सैलेड अच्छी क्वालिटी के मिल जाए, हमारे मम्मी पापा जो है अच्छी क्वालिटी के ही लाते हैं हमारे लिए। और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे, अब जैसे हमने उगाना सीख लिया है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी परिचित लोग हैं सब लोगों को हम नेचुरल फूड अवेल करा पाएँ। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है साल भर लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे। हम उस प्रोसेस पे चल रहे हैं धीरे धीरे। तो हम नेचुरल फूड भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मेरा दावा है कि हमारे यहाँ का जो एक ककड़ी भी खा लोगे ना आप, तो आपको अगले 3 घंटे 4 घंटे भूख नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है। उस लेवल का फूड हम बना रहे हैं या उगा रहे हैं, तो वो आपके घरों तक भी पहुंचेगा। लेकिन उसके पहले हमें एक और चीज समझना पड़ेगी कि जनरली हमारे सबके माइंड में क्या, दिमाग में ये चीजें हैं कि हमारा जो शरीर चल रहा है, हम लोग जो चल रहे हैं केवल खान पान से चल रहे हैं। ये मिथ है केवल। देखिए, हमको 3 से 4 चीज़ों की बेसिक ज़रूरत है। पहला खाना, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो 25% खाने का रोल है, बाकी 75 क्या है? बाकी 75 में पानी, हमारा पानी भी शुद्ध होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हमारा पानी जो है वो जहरीला हो चुका है। क्यों? क्योंकि किसानों ने जो जहर उड़ाए हैं खेतों के अंदर, वो जहर पानी के माध्यम से बह करके कहाँ जा रहा? नदी में जा रहा, वो पौंड में जा रहा, वो जमीन में उतर रहा, और जमीन में से पानी खींच करके हम पी रहे। तो सारा पानी जो है जहर वाला पानी। अभी आप देखो कि पंजाब के वहाँ लोगों ने अपनी स्टेट का, अपने शहर का पानी पीना बंद कर दिया है। वो दूर से पानी मंगवाते हैं दूसरे स्टेट से और उस पानी को पी रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी में ही जहर हो चुका है। अभी हमारा हरदा वाला बेल्ट देखेंगे, वो मिनी पंजाब जिसको कहा जाता है, वो उस पंजाब की तर्ज पर आगे बढ़ना चालू हो चुका है। अभी आप देखेंगे हरदा वाले, ढाका जी तो हरदा वाले क्षेत्र से ही है, इनके मैक्सिमम रिश्तेदारों को जितनी बीमारियां होती है ना, हम लोगों को उतनी बीमारियां अभी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां हवा में भी जहर घुल चुका है, वहां पानी में भी जहर घुल चुका है। तो हमारा 25% हमारा जो पार्ट है वो क्या है? फूड हो गया, 25% पानी हो गया, 25% हवा। अब हवा को कैसे शुद्ध करेंगे? ये तो किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये तो हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम हवा को दूषित कैसे कर रहे हैं। हम सब लोग हवा को दूषित कर रहे हैं। आप जानते हैं, केवल फैक्ट्रियां उसके लिए जवाबदार नहीं है, केवल ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए जवाबदार नहीं है, केवल किसान जो पराली जला रहा वो उसके लिए जवाबदार नहीं है, हम सब लोग उसके लिए जवाबदार है। तो हमें कोशिश ये करना पड़ेगी कि हम कम से कम हवा को दूषित करें। कैसे? 1 यूनिट अगर बिजली का कंजम्पशन होता है तो 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घुल जाता है। 1 यूनिट पे। अब सोचिए कि एक घर के अंदर मिनिमम 8 से 10 यूनिट का तो डेली का कंजम्पशन है ही है, किसी भी गिरी से गिरी हालत में। मतलब हम 10 किलो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ रहे हैं। ये तो केवल घर पे है। फिर हम मॉल में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं, फिर हम कार से जा रहे हैं तो कार का प्रयोग कर रहे हैं। एक कार साल भर के अंदर करीब 35 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एक महीने के अंदर 35 किलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। तो ये सब क्या हो रहा है? बाइक क्या कर रही है? वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स क्या कर रहे हैं? वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। लेकिन मॉडर्न भी होना भी जरूरी है, विकास करना भी जरूरी है, तो हम उनको अवॉइड तो नहीं कर सकते, या एक लिमिटेशन तक ही अवॉइड कर सकते हैं कि ठीक है एक्स्ट्रा बिजली जल रही तो उसको बंद कर दें। तो मेरा बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर गीजर घर में काम नहीं आ रहा है तो प्लीज स्विच ऑफ दिस। अगर टीवी काम नहीं आ रही, कोई नहीं देख रहा, तो प्लीज स्विच ऑफ दिस। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों को यूज कम से कम करें। हाँ जी, सोलर बहुत अच्छी चीज है। सोलर से हम बिजली, लेकिन वो भी कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ेगा भैया। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ेगा। क्यों? अगर कोई चीज जल रही, जैसे फ्रिज चलेगा उससे, तो फ्रिज तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है ना, ऐसी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सब छोड़ेंगे, कोई कम छोड़ेगा, कोई ज्यादा छोड़ेगा, लेकिन छोड़ेगा जरूर। तो कम से कम इलेक्ट्रिक का हम यूज करें।
ठीक है। कम से कम प्लास्टिक का यूज करें। हमारी जो प्लास्टिक होती है वो सालों साल तक कंपोस्ट नहीं होती, वो ऐसे ही पड़ी रहती है, और जब वो जमीन में पड़ी हुई है तो मट्टी के अंदर उसका भी जहर घुल रहा है। आपने कई सारे अभी रील्स देखी होंगी, मीम्स देखे होंगे कि इस गिलास में आप चाय पीते हैं, इससे कैंसर बढ़ता है। प्लास्टिक की थाली में खाना मंगा लेते हैं हम, उससे कैंसर बढ़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्लास्टिक की वजह से हो रहा है। तो प्लास्टिक को हम कम से कम यूज करें। साथ ही साथ हमको ये कोशिश करना है कि एक इंसान को अपने जीवन काल में कम से कम 300 पेड़ लगाएंगे। लेकिन हर कोई तो लगाएगा नहीं, है ना। 5% 10% लोग भी मुश्किल से नहीं लगाते होंगे। तो फिर उन 5% 10% लोगों पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई? 90% का भी उनको ही लगाना। तो इस वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है, वो सब कहां पर जा रही? वायुमंडल में जा रही। वायुमंडल में जा रही तो वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर हाई हो रहा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि 2023 जो था, पिछले 90 सालों के अंदर सबसे गर्म 2023 बीता है। सॉरी, अभी 24 गया, 24 बीता है सबसे गर्म। और ये अब बढ़ते चले जाएगा। उसकी वजह से समुद्र का टेम्परेचर भी हाई हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स भी पिघल करके और समुद्र में मिल रहे हैं, तो समुद्र में भी सुनामी या उनका जल स्तर भी बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से समुद्र के किनारे के जो शहर है वो भी डूबना चालू हो रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इन कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस हम जो छोड़ रहे हैं वायुमंडल में, उसकी वजह से। अब ये खत्म कैसे होगी, ये मिनिमाइज कैसे होगी? ये पेड़ों से होगी। प्रकृति ने पेड़ों को ये ताकत दी है कि ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। कोई पेड़ कम सोखता है, कोई पेड़ ज्यादा सोखता है। जैसे हमारा नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, बांबू हो गया। बांबू सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। तो हमें ऐसे प्लांटों पे जाना पड़ेगा कि इन प्लांट उनको हम प्लांटेशन करें और इनको केयर करें। केवल प्लांटेशन से भी काम नहीं होगा। समस्या वहां है कि हम प्लांटेशन, जैसे अभी हमारे यहाँ पर इंदौर में, अपन सब लोग इंदौर से हैं, इंदौर के अंदर अभी शायद वो कितने 24 लाख या 21 लाख कुछ पौधे लगे थे। 12 लाख पौधे लगे एक दिन में। लेकिन अब 12 लाख में सब गिनने जाओगे तो कितने लाख पौधे जीवित रहे हैं? 1000 भी नहीं रहे होंगे। तो केवल लगाना मात्र से कुछ नहीं होगा। इन पौधों को अपने बच्चों के जैसे सींचना पड़ता है। यहां जो हमारी टीम है वो इनको अपना बच्चा समझती है और इनको जब प्यास लग रही तब पानी देती, जब इनको भूख लग रही तब इनको भोजन की व्यवस्था करती है, इनकी केयर करती है, तब जाकर के आपको ये सारे दिख रहे हैं। तो हमको उनको केयर टेक भी करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करेंगे? अब समस्या ये है कि हम कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई बच्चे हैं तो पढ़ रहे हैं, तो वो बेचारे कैसे तो प्लांटेशन करें और कहां करें? अगर फ्लैट पे रह रहा व्यक्ति तो अपनी छत पे बालकनी में तो प्लांटेशन कर नहीं सकता, क्योंकि वो जो छोटे पौधे हैं, आर्टिफिशियल पौधे, डेकोरेटिव पौधे, वो तो कोई बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख नहीं रहे। तो बड़े ही प्लांट लगाना पड़ेंगे। तो वो बड़े प्लांट कैसे लगेंगे और कैसे उनकी परवरिश होगी और वो कैसे उस स्टेज तक जा पाएंगे कि वो ऑक्सीजन छोड़ पाए और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर सके? तो उसके लिए हम लोग अभी अपना एक एफपीओ बना रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। वो एफपीओ यही काम करेगा कि जो लोग ऐसे मजबूर हैं, जो चाहते हैं दिल से कुछ अच्छा करना लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों की मदद वो एफपीओ करेगा कि आप हमारी मदद से आओ, प्लांटेशन करो, उस प्लांट की केयर हम करेंगे। कई सारे किसान ऐसे हैं जो कि पैसे के अभाव के कारण अपने खेत की मेड़ पर प्लांट नहीं लगा पाते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो प्लांट खरीद करके लगा सके। तो हम लोग हमारा एफपीओ के थ्रू उनकी मदद करेंगे कि हाँ भैया, ये व्यक्ति आपको प्लांट दे रहा है और आपके हाथ से वो अपने मेड़ पर प्लांट लगाएगा, और उससे केवल एक कमिटमेंट लगेगा कि अगर 10 पौधे लगाएं तो 10 के 10 पौधों को जीवित रखने की वो कोशिश करे उस किसान को। तो इस तरीके से हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो बट नेचुरल हम लोग इस अपने देश को आगे बढ़ा लेंगे। वरना आज हम अपनी आने वाली पीढ़ी उनको क्या सौंप के जा रहे हैं? बीमारियों का पुलिंदा, कुछ नहीं दे के जा रहे हैं। सोचो ना, हमने जहर, पानी को जहर बना दिया, हमने हवा को जहर बना दिया, हमने खाने तक को भी जहर बना दिया। अब जहर खाएंगे तो अमृत कैसे मिलेगा शरीर को? जहर खाएंगे तो बीमारियां ही मिलेगी ना। तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत हुई है। सोचो 70 साल में अगर ऐसी स्थिति हो गई है, ये स्थिति, यही प्रोसेस जो है अगले 70 साल तक और चल गई तो क्या होगा? मतलब कोई नहीं बचा सकता इस पृथ्वी को। जो आज यूरोप में हो रहा है, जो अमेरिका में, ये सब दूर हो रहा है। ये केवल हिंदुस्तान में हो रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्यावरण तो सब दूर का एक जैसा ही है। सब दूर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सब दूर बीमारियां घेर रही है, सब दूर नंबर ऑफ बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बड़े बड़े खुलते चले जा रहे हैं, फिर भी पेक है।
सोचो आज हमारे इंदौर में पहले कभी एक वो एमवाय हॉस्पिटल हुआ करता था, फिर बाद में बॉम्बे हॉस्पिटल हुआ, और आज तो हमको याद भी नहीं कि कितने हॉस्पिटल इंदौर में आ चुके हैं। लेकिन जब भी कोई बीमार होता है तो रूम नहीं मिलते, कई बार तो ऐसा होता है कि स्पेशल रिकमेंड पर रूम बुक करवाने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति हो चुकी है, और ये स्थिति अभी शुरुआत हुई है, ये अभी खत्म नहीं हुई है, यहां से तो अभी शुरुआत हुई है। तो सोचो हमारी जनरेशन, जिस बच्चों को हम अपने खून पसीने से सींच रहे हैं, ये बच्चे कितना हेल्दी रहने वाले हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आने वाले 25 सालों में क्या होने वाला। तो हमारी जनरेशन को बचाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। और हम सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं जहां तक जितना जान पाया हूं कल से आज तक के अंदर, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर करोड़ से कम वाला आदमी नहीं है, सब करोड़पति लोग बैठे हुए हैं। तो करोड़पति लोग अगर हजारों में या कुछ सैकड़ों में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से लेकर के कर देंगे, उन किसानों की मदद कर देंगे, उनको पौधा प्रोवाइड करा देंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये मुहिम बढ़ती चली जाएगी और आगे हमारा पर्यावरण सुधरता चले जाएगा। अभी तो हम लोग उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, इवन कर चुके हैं, कुछ ट्रायल भी कर चुके हैं कि हम किस तरीके से, अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि आप सब लोग बिजनेसमैन हो, अच्छी जॉब में आप लोगों के अच्छे पैकेजेस है, तो आप लोग अपना जो कमाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, शेयर खरीद रहे हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या गोल्ड खरीद रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। तो हम तो ऐसा मॉडल भी बनाने जा रहे हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर लैंड के अंदर करो, उस लैंड का टेक केयर हम करेंगे, और उस लैंड से जो इनकम होगी वो आपके घर तक पहुंचाने का काम भी हम करेंगे। तो अगर इस तरीके से भी आप लोग आगे आना चाहें तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। अभी हमने केवल हमारे जो एसएस ग्रुप है, एसएस ग्रुप के कुछ डायरेक्टर्स लोगों ने मिलकर के उस मॉडल पे काम करा पिछले 2 सालों के अंदर, और वो सक्सेसफुली हमको रन होता हुआ दिख रहा है, और उससे अब रिटर्न भी हमारे चालू होने वाले हैं। आपने देखा भी रास्ते में इतने बड़े बड़े बांबू हो चुके हैं, हम करीब 350 एकड़ पे बांबू लगा चुके हैं ऑलरेडी, और हमारा लक्ष्य है कि कहीं भी 1000-1200 एकड़ का बांबू हमको प्लांटेशन करना है, क्योंकि बांबू एकमात्र ऐसा पौधा है जिसको जितना काटोगे उतना बढ़ेगा। एक बार लगा दो और 100 साल तक आपको हर साल काटना है, उसके बाद भी उतना बढ़ेगा। एकमात्र पौधा है ऐसा, बाकी दूसरे पेड़ उनको आप काटोगे फिर से लगाना पड़ेगा, लेकिन बांबू को फिर से नहीं लगाना पड़ता। एक बार केवल 4-5 साल तक उसको संभाल लिया, उसके बाद 100 साल तक उसको काटो। और हमारी जो गवर्नमेंट है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट, उन्होंने इसको बांबू को पहले परमिशन लेकर के काटना पड़ता था, क्योंकि ये उसमें था, फॉरेस्ट्री प्लांट में होता था। 2018 में गवर्नमेंट ने इसको फॉरेस्ट्री से निकाल करके और ग्रास कैटेगरी में डाल दिया। अब इसको काटने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो काटने से और फायदा हो रहा है और बढ़ रहा है। अभी हम बताएंगे आपको बांबू कैसे, उसकी लाइफ साइकिल कैसे बढ़ती है, अभी एक अगला सेशन वो भी रहेगा, तो आपको उससे क्लियर समझ में आएगा कि ये कैसे और काटने से और बढ़ेगा। तो हम 350 एकड़ पे बांबू ऑलरेडी लगा चुके, ग्रुप पूरा मिलकर के। आगे हमारा 1000-1200 एकड़ तक का लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं, और हमारी टीम उसके लिए हम तैयार भी करते जा रहे हैं, और टीम बिल्कुल वेल इक्विप्ड हो चुकी है। हमने जो गलतियां करना थी पिछले 4 सालों में सारी गलतियां कर करके सीख भी लिया है। अब केवल हमको इसको मतलब इस प्लेन को अब ये टेक ऑफ करने के मोड़ पे आ चुका है। तो अब हमको हर साल बस 100-150 एकड़ जमीन खरीदना है और उसमें बांबू का प्लांटेशन करना है। ये हमने अपना लक्ष्य बनाया एसएस ग्रुप ने, क्योंकि किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। आज हम भी चाहते तो घर में आराम से बैठ सकते थे, आज लगभग 50 साल के आसपास ही मेरी उम्र होने जा रही है, मतलब रिटायरमेंट एज आ चुकी है कि ठीक है आप जरूरत भी किया और भगवान की दया से सब कुछ हो भी गया। जितने पैसे की जरूरत है, जो चाहिए, बच्चे भी बड़े हो गए, उन्होंने काम संभालना भी चालू कर दिया, सब कुछ हो चुका है। अब चाहे तो क्या जरूरत है 48 डिग्री टेम्परेचर में आकर के मेहनत करने की। लेकिन इस सोच के साथ में हम मेहनत कर रहे हैं कि यार हम आगे नहीं आएंगे, भगवान ने अपने को जरिया बनाया है, भगवान ने इतनी शक्ति प्रदान करी है, इतना ज्ञान दिया है, तो कम से कम उसको फैलाएं तो सही, लोगों तक तो पहुंचाएं और लोगों की मदद तो करें और एनवायरनमेंट के लिए कुछ तो काम करें। तो अगर आप लोग आना चाहें तो उस इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए ढाका जी जो है आपको इन फ्यूचर जब भी आपको कोई समझना हो तो वो आपको कोऑर्डिनेट कर लेंगे। और अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि नहीं हमको तो केवल वो परोपकार करना है कि बस हाँ 5 प्लांट 10 प्लांट रोज साल के लगवाना है, तो हम तो वो एफपीओ के माध्यम से आपकी वो भी मदद करेंगे। उसमें हमको कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हम केवल मदद करेंगे। आपको कनेक्ट करवाएंगे उन किसानों से जो किसान उनको परवरिश कर सकता हो। उस किसान से हमारा कमिटमेंट ही ये रहेगा कि उसको पौधा उस कंडीशन पे मिलेगा कि वो उसको परवरिश कर सके, उससे रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा। तो आपका पौधा आपके हाथ से उस किसान के खेत की मेड़ पर लगेगा
और किसान उसको परवरिश करेगा। आप जब चाहे जब अपने पौधे से जाके मिल सकते हैं, उसको गले लगा सकते हैं और उससे बातें कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा एफपीओ पूरा हम डेवलप करना जा रहे हैं। तो अब देखो उस कितना सक्सेस होता है, लेकिन उसके लिए हमको आप जैसे सब लोगों का सहयोग लगेगा। आप लोग जितना जितना सहयोग जैसे जैसे देना चाहें, हम सबके लिए कुछ ना कुछ बना लेंगे, मॉडल बना लेंगे। अपन सब घर के लोग हैं, तो अपन लोग ही मिलकर के इसको कुछ ना कुछ और अच्छा इंप्रूव करेंगे। आपके दिमाग में भी अभी 4 आइडिया आएंगे, वो आइडिया पे भी हम लोग काम करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो वायु है वो प्योर होगी। जल वायु जिसको कहा जाता है, जल और वायु, तो जल को भी हमको प्योर करना पड़ेगा और वायु को भी प्योर करना पड़ेगा। अब जल कैसे प्योर होगा? अगर खेतों के अंदर जहर नहीं डलेगा तो धीरे धीरे ये मुहिम आगे बढ़ती जाएगी। खेतों में जहर नहीं डलेगा तो फिर पानी के अंदर प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। जब यहाँ सूक्ष्म जीवाणुओं की दुनिया बनेगी तो सूक्ष्म जीवाणुओं की दुनिया इन जमीनों के अंदर नेचुरल एक्टिविटी करेगी। जैसे केचुआ, बच्चे सब समझते हैं केचुआ किसको बोलते हैं? जो इतना बड़ा आता है और मट्टी खाता है, छेद कर देता है ना। देखना आप गूगल पे, वॉर्म्स, अर्थवॉर्म बोलते हैं। तो अर्थवॉर्म सबसे बड़ा मित्र है हम मानव प्रजाति का। वो क्या करता है? मट्टी खाते खाते नीचे जाता है 10-20 फीट तक और फिर मट्टी खाते खाते ऊपर आता है। उसका साइकिल ही ऐसा चलते रहता, खाते खाते जाता, खाते खाते ऊपर आता है। और जितनी बार ऊपर आएगा और नीचे जाएगा, हर बार नया छेद करेगा, एक छेद से कभी भी रिपीट नहीं करता हो। तो उन छेदों के माध्यम से पानी कहां जाएगा? जमीन के अंदर जाएगा, और जमीन में जाएगा तो वाटर टेबलेट क्या होगा? बढ़ेगा। आप देखो हरित क्रांति आई थी, उसके पहले हमारा जो वाटर टेबलेट था वो 15-20 फीट 25 फीट पे पानी आ जाता था, कुआं खोदते थे और पानी आ जाता था। हमारी बहनों ने, कई सारी बहनों ने जैसे अभी पानी कुएं में से खींच कर निकाला, ऐसा निकाला हुआ है बचपन में। लेकिन आज पानी की ये स्थिति हो गई है कि 700-700 800 फीट तक के बोरिंग भी कर रहे हैं तो पानी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर टेबलेट नीचे से खत्म होते जा रहा। और उसका रीजन है रासायनिक खेती। रासायनिक खेती ने क्या करा? जो हम फास्फेट डाल रहे हैं उनने जो मट्टी के जो मॉलिक्यूल्स है उनको फिक्स कर दिया, उनमें जाकर के जो क्षार है वो फिक्स हो गया और मट्टी ऐसी हो गई कि आज उसके ऊपर बरसात के अंदर भी ट्रैक्टर चल जाते हैं, ऐसी मिट्टी हो गई। पहले ऐसी स्थिति थी कि बरसात होने के बाद में हम तक, इंसान तक खेतों में नहीं चल पाते थे, इतना इतना कीचड़ हो जाता था। क्यों? क्योंकि मट्टी में उतना पोरसपन था, उतना हवा का कंटेंट होता था, तो सारा का सारा पानी जमीन में उतर जाता था। महीने महीने भर तक बारिश होती थी, तब जाकर के नदी नालों में पानी दिखना चालू होता था। और अभी तो ये स्थिति हो गई कि पहली बारिश होती है नालों में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि पानी परफोरेट ही नहीं हो रहा है, जमीन के अंदर जा ही नहीं रहा है। तो वो कब जाएगा? जब ये नेचुरल एक्टिविटी चालू होगी, ये केंचुओं की और सूक्ष्म दुनिया की एक्टिविटी चालू होगी, तो पानी धीरे धीरे जाना जमीन में चालू हो जाएगा और उससे हमारा वाटर टेबलेट बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इसी तरीके से पानी, क्योंकि जब जमीन में पानी जाता है ना तो फिल्टर होकर के जाता है। जमीन, मट्टी जो है सबसे अच्छा फिल्ट्रेशन प्लांट है। आप किसी पानी को गंदा हो और उसको अगर आप नेचुरल तरीके से फिल्टर करते हुए लाओगे तो उस छोर तक ले जाते उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इतना अच्छा फिल्टर होता है मट्टी के अंदर। तो जो मट्टी में से पानी छन के जाएगा और बोरिंग या कुएं के थ्रू वापस आएगा। अभी हमने पिया कुएं का, कितना मीठा पानी था। किसने पिया कुएं का पानी? अच्छा लगा कि नहीं लगा आप लोगों को? बिना आरओ के कितना अच्छा मीठा पानी है। क्यों? क्योंकि पूरा फिल्टर हो के कुएं में जा रहा है, तो इतना मीठा पानी आता है। और यही मिठास हमारे पहले अनाज में और पानी में हुआ करती थी, फलों के अंदर हुआ करती थी, लेकिन वो मिठास खोती जा रही है। क्यों? क्योंकि सब सिंथेटिक आ रहा है। खाद सिंथेटिक डाल रहे हैं, रासायनिक दवाइयां सिंथेटिक डाल रहे हैं, जहरीली डाल रहे हैं, उससे सारा स्वाद चले गया। तो अब स्वाद नहीं रहेगा तो बच्चे तो मैगी मांगेंगे ही ना, क्योंकि उस खाने में स्वाद नहीं बचा। उस खाने को हम लोगों ने खाया इसलिए हमको पता है वो ककड़ी का स्वाद क्या होता है। उस आम के पेड़ पर पकी हुई केरी या आम, वो जब हम बीन करके खाते थे तो कितना मीठा होता था। आज भी दाल पे पका हुआ पपीता ले लो, दाल पे पका हुआ अमरूद ले लो, अलग ही मिठास होती है उनकी। तो वो मिठास तभी आएगी जब ये सूक्ष्म दुनिया पूरी सपोर्ट करेगी। जो 96% दुनिया है, ये इस पे काम करना पड़ेगा। अभी सब लोग 4% दुनिया पे काम कर रहे हैं, और जब तक हम इस 4% दुनिया पे काम करते रहेंगे, हम ऐसे ही गर्त में जाते चले जाएंगे। हमें अगर अपने देश को, हमें अपने इस दुनिया को वापस से उतनी खूबसूरत बनाना है तो हमें उस 96% दुनिया पे काम करना पड़ेगा। और उस दुनिया पे कई सारे किसान काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बेचारे मुट्ठी भर है, और कई सारे तो लाचार है। भगवान ने हमको सक्षम बनाया, आज हम 2-2.5 करोड़ रुपए का R&D पे खर्चा करके इस स्टेज तक पहुंचे हैं। क्या एक नॉर्मल किसान 2-2.5 करोड़ रुपए लगा सकता है? क्या उसके बेचारे की बलबूते की बात नहीं, वो एक साल में तो बेचारे की कमर टूट जाती है।
तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। हम जैसे सब लोग आएंगे, ये नई जनरेशन के बच्चे सब आगे आएंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, तब जाकर के आने वाली पीढ़ी को हम वापस से उतनी खूबसूरत दुनिया दे पाएंगे जितनी खूबसूरत दुनिया में हमने जन्म लिया था। राज अंकल ने बहुत अच्छा टॉपिक बताने का बोला है, और जो कि मुझसे मिस हो गया था आप लोगों को बताना। सुबह बताया था लेकिन आप लोग उस वक्त सो रहे थे। तो फ़र्क हमको केवल जानना है कि रासायनिक फसलें या फूड और ऑर्गेनिक फूड और नेचुरल फूड, ये 3 तरह के फूड होते हैं। इन तीनों फूड में डिफरेंस क्या है? रासायनिक फूड वो जो कि हम बाज़ार से खरीद के खा रहे हैं, जो कि रासायनिक खाद डाल करके और उपजाया गया फ्रूट होता है। पेस्टिसाइड्स डाला गया है, वीडिसाइड्स डाला गया है, फंगिसाइड्स डाला गया है। ये तीनों जहर है और ये तीनों भर के डाले गए हैं। आपको जान करके हैरानी होगी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का रासायनिक और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स बिकता है, और ये आंकड़ों पे केवल। जो विदाउट आंकड़ों के बिकता है, जो 2 नंबर में बिकता है, वो और अलग है। तो हमारा 14 लाख करोड़ रुपए का टोटल फूड ग्रेड इंडस्ट्री है, खाने पीने के अनाज की और इनकी सबकी। 14 लाख करोड़ का अनाज उगता है, फल उगते हैं हमारे हिंदुस्तान में। उसमें से 2.5 लाख करोड़ का तो हम क्या खा रहे हैं? खाद और दवाइयां खा रहे हैं, है ना। और ये 2.5 लाख करोड़ कहां जा रहा है? इसमें से मैक्सिमम पैसा जो जा रहा है वो इंडिया के बाहर जा रहा है। तो ये एक अलग सब्जेक्ट हो गया, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम वो 2.5 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं। तो वो है रासायनिक फूड। और दूसरा, अभी कुछ सालों से 2009 से ये प्रैक्टिस चालू हुई थी ऑर्गेनिक फूड की, जो कि सक्सेस नहीं हो पाई। ऑर्गेनिक फूड क्या है? रासायनिक फूड जैसा ही लगभग प्रैक्टिस है, लेकिन उसमें बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, लेकिन डाले जाएंगे बाजार से खरीद के ही। और रासायनिक खाद और रासायनिक दवाई से वो बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर महंगे पड़ते हैं किसान को, और फिर भी वो इननेचुरल प्रैक्टिस है। क्योंकि फिर भी आप क्या कर रहे हो? बाजार से खरीद के डाल रहे हो, भले से बायो डाल रहे हो, लेकिन बाजार से खरीद के डाल रहे हो। लेकिन प्रकृति में कुछ नहीं डालना पड़ता। आप एक जंगल, घना जंगल विजिट करना कभी कहीं गए हो आप, तो उस जंगल में कौन खाद देने गया उस पेड़ को? लेकिन फिर भी वहां फल लगता है, फिर भी उसकी पत्तियां बिल्कुल हेल्दी होती है, कोई बीमारी नहीं होती है। जंगल के अंदर आप जब उस मट्टी को लोगे और सूंघोगे तो सौंधी सौंधी खुशबू आएगी उसके अंदर। लेकिन आज हमारे खेतों की खुशबू खत्म हो गई मट्टी की। तो क्यों हो गई? क्योंकि इन सारे दवाइयों और खाद की वजह से। तो जंगल में कौन दे रहा? प्रकृति दे रही है। प्रकृति ने अपने आप को बैलेंस करने के लिए ऐसी कई प्रजातियां डेवलप करी है, जिसको हम बोला जाता है, हमारी एज के लोग समझ पाएंगे कि 84 लाख योनि बोला गया है कि 84 लाख योनि के बाद में मानव योनि मिलती है किसी जीव को। तो बाकी 83,99,999 कौन है? उसमें केचुए भी है, सूक्ष्म जीवाणु भी है, उसके अंदर तितली भी है, उसके अंदर चिड़िया भी है, उसके अंदर जलचर भी है, जितने हैं, मछली भी है, सभी है, कुत्ते भी है, बिल्ली भी है, गाय भी है। तो ये सब आते हैं वो 83,99,999 में। तो इन सब प्रकृति का जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो दुनिया है, इससे उपजी हुई फसल जो रहती है वो प्राकृतिक कहलाती है, जिसमें हमको कुछ भी नहीं डालना पड़ता, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। तो हम ऑर्गेनिक प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक का भी बाप कर रहे हैं, प्राकृतिक। और हमारे फूड के अंदर जब आप लैब से चेक कराओगे तो जितने इंग्रेडिएंट एक फूड में होना चाहिए, 108 तत्व, वो सारे के सारे उसी बैलेंस अनुपात में पाए जाएंगे। क्योंकि हम कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं दे रहे हैं। किसान जो दे रहा ना, आज क्या दे रहा? एनपीके। पहले एनपीके देता था, शायद बच्चे समझते होंगे उसको, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। पहले 3 इंग्रेडिएंट चलते थे। अब और इंग्रेडिएंट कम होना चालू हो गए जमीनों में, तो अब माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देना चालू कर दिया। आयरन भी जा रहा, जिंक भी जा रहा, सल्फर भी जा रहा, सिंथेटिक रूप में, है ना। तो ये तो 17 ही तत्व पे आज तक साइंटिस्ट लोग पहुंचे हैं, और 108 तत्व चाहिए एक फसल को पकने के लिए। तो बाकी के कौन दे रहा? जमीन दे रही। तो जब जमीन इतना दे सकती है तो ये 17 क्यों नहीं दे पाएगी? ये ऑटोमेटिक दे पाएगी। बस उसका साइकिल को समझने की जरूरत है, और वो साइकिल भगवान की दया से हमने समझ लिया। पिछले 6 साल 7 साल के अंदर जो हमने प्रैक्टिस करी है और जो सीखा है और जो R&D किया है, उसमें वो साइकिल हमको समझ में आ गया। और वही साइकिल की देन है कि आज जो खेत हमारा सबसे बंजर खेत था, जिस खेत में आपने अभी स्ट्रॉबेरी खाई है, वो हमारा सबसे बंजर खेत था, जिसमें हमारा नींबू तक का पौधा भी नहीं डेवलप हो पाया था। वहां पर अभी देखो उस साइकिल से 6 महीने के अंदर स्ट्रॉबेरी पैदा हो गई।
तो 6 महीने में दुनिया बदल गई वहां की। तो कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं, अगर सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो ये पूरा हिंदुस्तान को अपन बदल डालेंगे, और यही फर्क है। थैंक यू। Being an exporter of grains, oil, seeds and spices, हमारा एक division है AgroWorld. We procure around 30 countries and mainly selling it into India, China, Pakistan and few other. भेड़िया मंडी 4 साल पहले भेड़िया मंडी से मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए चिली के कंसाइनमेंट किए। जब भी whenever you do export business तो different countries के पेस्टिसाइड रेसिड्यू नॉर्म्स होते हैं कि उनमें पेस्टिसाइड जो है उसका एक लेवल तक कंटेंट होता है, अगर उसके ऊपर वो उसमें आ रहे हैं तो वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो प्रोडक्ट नहीं है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड बाय नोइंग दैट आउट ऑफ 148 पेस्टिसाइड रेसिड्यू टेस्ट, that red chili from Bedia Mandi failed by 132. 132 केमिकल्स ऐसे ज़्यादा पाए गए जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं थे। एंड सिंस मुझे वो पता नहीं था, आई वॉज फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर ऑफ बेडिया मंडी चिली टू ताइवान, और मुझे ताइवान गवर्नमेंट से परमिशन लेके 2 कंटेनर्स डिस्कार्ड करने पड़े, बिकॉज उन्होंने बोला कि हम इसको री एक्सपोर्ट भी अलाउ नहीं करेंगे, इसमें इतनी गंदी मात्रा है पेस्टिसाइड्स। तो एक्चुअली हम ये खा रहे हैं, जो अभी हम जो फूड खा रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक्चुअली ये है। बस मैं यही एक बार आपको शेयर करना चाहता हूँ। ओवर टू नितिन बच्ची। यू कैन विश को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ओए पेड़ का हाथ फैला, पेड़ गिर जाएगा। हाँ पेड़ गिर जाएगा। ओए पेड़ गिर जाएगा। आया हूँ जो स्पेशल थैंक्स देने के लिए आया हूँ, एक तो राजा भैया, रुपेश भैया और भाभी को, जिन्होंने यहाँ एक अच्छा माहौल क्रिएट किया। हम सबको पहले लगा कि न्यू ईयर हमको यहाँ आके मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। बच्चों ने भी सोचा होगा कहाँ खेत में जाएंगे और यहाँ हम सेलिब्रेट करेंगे, पर सभी ने यहाँ एक ये किया होगा, एक्सप्लोर किया होगा कि हमने वाकई में कुछ अच्छा ही किया है, शहर से दूर आकर के कुछ नया ही सीखा है। और बहुत बहुत एंजॉय, सभी बच्चों को बहुत थैंक्स कि उन्होंने हमारे साथ आने के लिए हाँ करी, और हमने एक फैमिली गेट टुगेदर बहुत सालों बाद हम सब बच्चों से मिले हैं, और सभी के साथ मिल करके हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी साल में एक बार एटलीस्ट एक बार ऐसा गेट टुगेदर प्लान करें। और स्पेशल थैंक्स टू लखन भैया, क्योंकि 31 दिसंबर वो 2 दिन उन्होंने हमारे लिए दिए और हमारे साथ यहाँ एंजॉय किया। चाहते तो वो सिर्फ रुपेश भैया और राजा भैया को बोल सकते थे कि भैया फार्म वहाँ है, रेडी है, आप चले जाओ, टेंट लगा लो और एंजॉय कर लेना। पर दोनों भैया भाभी यहाँ आए और उन्होंने हमारे साथ टाइम दिया और कुछ नॉलेज शेयर किया, इसलिए स्पेशल थैंक्स टू लखन भैया एंड भाभी। बहुत मजा आया, मुझे लगता है यहाँ एक अच्छा फैमिली एम्बियंस क्रिएट हुआ है। भाई नॉलेज शेयर नहीं करा है, एक मिनट नॉलेज शेयर नहीं करा, अपनी आंखें खोलिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप ही बिजी हो, हम सब लोग अपने आप को इतना बिजी मानते हैं, बट कर क्या रहे हैं, सिर्फ रात में पार्टी, ये बच्चों को टाइम। और अगर हम आज न्यू ईयर अगर वहाँ सेलिब्रेट करते तो शायद यही करते कि 2 घंटा जाके हुडन करके आते। कल हमने एंजॉय भी किया, कल हमने आज एक्सप्लोर भी किया और साथ में फैमिली टाइम स्पेंड किया। और अगर कहीं जाते तो 4 लोग अलग डांस करते, बच्चे अलग जाके एंजॉय करते। स्पेशल थैंक्स टू बच्चा पार्टी एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू लखन भैया जो साथ में आए। एक और व्यक्ति रह गया, पति को तो चुल्ला है, उस सपने को जीने वाली महिला को भी सलाम। तो मैंने पहले ही बोल दिया भैया एंड भाभी। खड़े हो मैडम, खड़े हो, ऐसा थोड़ी ताली बज रही है आपके लिए, तालियां। अच्छा दोनों ही आए, पूरी फैमिली वही है और वहाँ फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है कि न्यू ईयर है, भैया भाभी आए हैं, तो बच्चे वहाँ रुके हैं कि यार वो उनके साथ वहाँ कंपनी देंगे, उनको कहीं ले जाएंगे। तो इसीलिए इनका डेडिकेशन सिर्फ काम के प्रति नहीं है, जो इनके अपने हैं उनके प्रति पूरा डेडिकेशन है। नहीं तो शायद मैं होता या और कोई भी होता तो बोलता भैया फार्म हाउस खुला है, आप चले जाओ, आप एंजॉय कर लो, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। बट वो इन्वॉल्व हुए और हम सब लोग भी उनके साथ इन्वॉल्व हुए, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल थैंक्स टू लखन भैया। शायद उन्होंने भी हमारी कंपनी एंजॉय की होगी। मैडम तुम ये कुछ बोलना चाह रही हैं? पहले ये तो बोलो उनको अपनी कंपनी पसंद
है कि नहीं? नहीं ये होती तो रात को ही भग जाता। अरे नितिन कल एक रैली में भाषण देना है, बाइक लेके निकले। किटी तो एक जरिया है जिसने हमें यहाँ लाया है। देखना भी बाकी लखन भैया आपने आज 1.5 दिन में एंटरटेनमेंट, नॉलेज, प्रोडक्शन एंड मेनी मोर, सब जाने इतनी सारी चीजें आपने कवर की है जो 1.5 दिन में नामुमकिन है और इन्होंने प्रूफ करके बताया। जैसा कि भैया ने बताया था कि एसएस इन्फिनिटस की ऑफिस में अचानक से दिमाग में आया कि हम केमिकल से कन्वर्ट करते हैं नेचुरल फार्मिंग में। किसी ने सही कहा है, इफ यू थिंक यू कैन, यू सर्टेनली कैन, बट इफ यू थिंक ओनली यू कांट, यू कैन नेवर। दिस इज प्रूव्ड बाय लखन भैया कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है जो हम यहाँ देख रहे हैं। आपके सामने सब चीज़ें हैं और इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि कैसे कितनी सारी चीज़ें पॉसिबल है जो हम साथ में यहाँ पे देख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई ऑल्सो थैंक्स टू मिस्टर एंड मिसेस व्यास, मिस्टर एंड मिसेस धाका for a huge New Year celebration, and we really had blast over here. And special thanks to Lakhan Bhaiya and Sarita for overwhelming and giving a very green environmental surrounding here. Thanks a lot for giving and sparing time with us. 3 cheers! It's a proud moment for us, with kids, with all the bacha parties all together, and maximum members are here. Bhaiya, I want to tell you, we are 13 couples in our group, and only 2 couples are not here. Yes. Otherwise, entire team, and the first time we have all the bacha parties here. Now I want to say, Sachin sir, please come and tell something about the about the time which we spent over here. आप लोग किधर से कह रहे हैं? क्या बोला? सभी लोग बोलेंगे तो क्या होगा? धन्यवाद बोलना है। बहुत जल्दी आ गए। सर आप पहले भाभी को सॉरी बोलो। आप अभी इनको वापस सुनाओ। नहीं गाड़ी में नहीं बैठा मैं। और अच्छा पहले सोने नहीं आती ना गाड़ी में। Can we go to toilet? ऐसा है तो जैसे वो मंदिर में राम राम लिखाते हैं ना 101 बार, तो आपको एनवायरनमेंट के लिए लखन भैया कोई लाइन देंगे तो लिखना पड़ेगी 1001 बार, फिर आप जा पाओगे। हमने तो स्ट्रॉबेरीज भी लगाने पड़ेंगे। वही है जो होना है। सब जाने वाले बात जिस तरह से आपने बोला आधे है, बच्चे नाश्ता कर लो, तुम जाना जब वाली तक बात है। सबके हम तो ला नहीं पाए वहाँ तक। मैं तो अब जो यहाँ पर व्यक्त हो रहे हैं कि किस तरह से सबको 2 दिन में आनंद आया ले लो, है। आ जाओ। और जाते जाते जिसको हम बोल सकते हैं कि ठीक है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी जगह कैसे में क्या? लखन भैया ने जो सबकी आंखें खुली है, तो उसके लिए उनको विशेष धन्यवाद। हम सब इतना अच्छा उन्होंने माहौल अरेंज कराया, होता है उन्होंने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद बोल रहे हैं। और इसके लिए विशेष धन्यवाद कि उन्होंने आज हमारी आंखें खोली। ठीक है भैया।